आज का जो हमारा लेक्चर है ये है राइज ऑफ मल्टीलैटरलिज्म इन द वर्ल्ड। मल्टीलैटरलिज्म इन वर्ल्ड, ठीक है। राइज ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है जी। तो ये आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि मल्टीलैटरलिज्म क्या है। अब आप लोग ना, आई डोंट नो, जब आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना, तो या पोल साइंस पेपर 2 या आईआर, तो एक चीज आपने नोटिस की होगी, आप लोग एक सवाल तैयार करते हो ऑर्गेनाइजेशंस का, जैसे यूएन है, यूरोपियन यूनियन है, सार्क है, एससीओ है, ईसीओ है। आप लोग ये सवाल तैयार करते हो। अब जो हमारे 95% बच्चे हैं ना, वो हैं इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एक लेक्चर तैयार करके आ जाऊं ना कि यूरोपियन यूनियन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, तो सारे बच्चे खुश हो जाएंगे कि सर ने हमें यूरोपियन यूनियन करवा दिया। इसी तरह मैं सार्क का, एससीओ का करके आ जाऊं तो सारे बच्चे खुश हो जाएंगे कि जी जो सर ने हमें ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या है करवा दी, ठीक है। जो चीज इसमें से आप मिस करते हो ना, वो ये करते हो कि ये सारा कुछ जो दुनिया में आया है, ये आया क्यों है। यानी कि इन सब जो क्वेश्चंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके पीछे कोई ना कोई तो क्या होगी, कोई थ्योरी होगी, कोई सोच होगी कि दुनिया में ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बनना शुरू हो गई। ये ऑर्गेनाइजेशन 19वीं सदी में क्यों नहीं थी, ये ऑर्गेनाइजेशंस 18वीं सदी में क्यों नहीं थी, ये ऑर्गेनाइजेशन 17वीं सदी में क्यों नहीं थी, ये 16वीं में क्यों नहीं थी, ये 15वीं में क्यों नहीं थी, ये 14वीं में क्यों नहीं थी। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस 1944, 1945, 1946, 1960, 1970, 1980, 1990 इसमें ही क्यों बनती हैं। ये मेरा सवाल आपको समझ आया? इट इज अ वैलिड क्वेश्चन कि हम एज अ स्टूडेंट, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम मुशक्कत पर यकीन रखते हैं कि 5 सवाल है ना, तो पांचों सवालों पर क्या करो, मुशक्कत करो। भाई आप एक सवाल पर क्या कर लीजिए, मुशक्कत कर लीजिए। अब जिन बच्चों ने वो यूरोपियन यूनियन वाला लेक्चर देख लिया है, नोट कर लिया है, अच्छी तरह सुन लिया है, वो बच्चे ये बता सकते हैं कि सिर्फ जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी थी, वो कोई यूरोपियन यूनियन के बनने की सिर्फ क्या थी, वजह नहीं थी, बल्कि जितने भी इदारे बने, जितने भी इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में बनना शुरू हुए, वो सारे इदारे ही बेसिकली उस सोच की क्या थे, उस सोच की प्रोडक्ट थे। तो क्यों ना इंसान उस सोच को पढ़ ले, ठीक है, उस एंगल को पढ़ ले, उस सोच को पढ़ ले, ताकि फिर बाद में आपको उनमें से कोई भी इदारा तैयार करना हो तो फैक्ट्स तो इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। अभी आप गूगल करें, ठीक है, कि जी एससीओ या सार्क है, वो कितने मेंबर्स हैं, कब बनी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके मेंबर स्टेट्स क्या हैं, उसका मेजर इश्यूज क्या है, ठीक है। तो मेरी जो डेफिनेशन ऑफ टीचिंग है उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो चीजें जो आप लोग खुद से सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है, जो जो हिडन चीजें हैं, जो उसके पीछे फिनोमेना इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर जो है बात करना या उनके ऊपर क्लास अटेंड करना, ये असल ऑब्जेक्टिव होता है कि आप अपने सिलेबस को कैसे देख रहे हैं। अब ये जो टॉपिक है, राइज ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको 1945 से लेके 2000 तक, 2010 तक की जो दुनिया है, वो सारी की सारी ऐसे खुल के वाजे हो जाएगी। आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या चीजें हुई दुनिया में और क्यों हुई। क्लियर होगी बात? तो आज का हमारा जो टॉपिक है, ये इसी एक कोशिश की एक जो है वो एक कह लें अटेम्प्ट है कि हम लोग इस टॉपिक पर अपनी ग्रिप लाएं और ये समझने की कोशिश करें कि मौजूदा दुनिया में क्या ऐसी चीजें जो हैं वो मौजूद हैं। अब इसको समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया पे, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया पे। और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने क्या कहा
ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने कहा कि आज के बाद जो स्टेट है ना, स्टेट, it is going to be the principal actor in the global international world order। यानी कि दुनिया के जो तमाम मुल्क होंगे उनको हम क्या स्टेटस देंगे? उनको हम स्टेटस देंगे किसका? स्टेट का। और आप लोग पोल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि जो स्टेट का कैरेक्टर बना वो क्या बना कि ये एक सॉवरेन एंटिटी होगी। स्टेट क्या होगी? एक सॉवरेन एंटिटी होगी। और उसके साथ साथ जी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगी उसमें एक लीगल एक्टर के तौर पर कौन काम करेगा? स्टेट काम करेगी। और हर स्टेट का अपना क्या होगा? एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसमें एक मखसूस तरह के जो लोग होंगे, नेशन जिसको आप बोलते हो, वो रहती होगी। उनके अपने अपने उस स्टेट के क्या होंगे? मफाद होंगे। जी, उस स्टेट के अपने अपने क्या होंगे? मफाद होंगे। और उस स्टेट की अपनी अपनी जो है वो प्रेफरेंसेस होंगी, नीड्स होंगी, रिक्वायरमेंट्स होंगी, प्रेफरेंसेस होंगी। ठीक है। और इंटरनेशनल जो ऑर्डर है, जो पूरी दुनिया का निजाम है, उसके अंदर जब भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ करेगी तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो स्टेट वर्सेस स्टेट हुआ करेगी। स्टेट वर्सेस स्टेट हुआ करेगी। मसलन स्टेट्स के दरमियान कितनी नोयत के मामलात होते हैं आप सबको पता है। स्टेट्स आपस में ट्रेड भी करती हैं, स्टेट्स आपस में वॉर भी करती हैं, स्टेट्स आपस में पीस भी करती हैं, स्टेट्स आपस में जो है वो डिप्लोमेसी भी करती हैं, स्टेट्स आपस में ट्रीटीज भी करती हैं, पैक्ट्स भी करती हैं। और इसके अलावा बेशुमार जो ट्रांजैक्शंस हैं वो स्टेट्स जो है वो आपस में करती है। जब दुनिया में ये वाला मॉडल पॉपुलर होना कि एक रियासत का कनेक्शन किससे है? दूसरी रियासत से, यानी कि दो दो रियासतों के आपस में ताल्लुकात को इंपॉर्टेंस मिले, या वर्ल्ड ऑर्डर जो चले वो किस पर चले? स्टेट्स, दो स्टेट्स के आपस में जस्ट म्यूचुअल जो ट्रांजैक्शंस हैं उस पर चले, तो इसको हम कहते हैं बायलैटरलिज्म। क्या कहते हैं? बायलैटरलिज्म। बायलैटरल रिलेशंस, ये अक्सर करंट अफेयर्स में आप लोग ये टर्म यूज करते हैं। आप लोगों ने जब अखबार पढ़ते हो डॉन, तो अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान एंड इंडियाज बायलैटरल रिलेशंस हैव दिस, यूएस चाइना बायलैटरल रिलेशंस हैव इंप्रूव्ड। ठीक है, सही, मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं? द फला ट्रीटी इज अ बायलैटरल ट्रीटी, फला ट्रांजैक्शन इज अ बायलैटरल ट्रीटी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बायलैटरलिज्म। क्लियर होगी बात? एक कंट्री दूसरे कंट्री को मिला के साथ किसी तीसरे कंट्री के खिलाफ भी एक्ट कर सकता है, और दो कंट्रीज आपस में भी अपनी कोई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो याद रख लीजिए 20th सेंचुरी से पहले, या मोर प्रिसाइजली वर्ल्ड वॉर 2 से के बाद तक, वर्ल्ड वॉर 2 तक दुनिया में जो लार्जली थ्योरी चलती रही इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, या जो मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, जी जी वॉइस का प्रॉब्लम किसी और बच्चे को भी आ रहा है? अच्छा, ये सुमेरा, किसी और बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है, एक आधे बच्चे का प्रॉब्लम है। आप लोग थोड़ा सा अपना जी इंटरनेट वगैरह को देखिएगा, मेजॉरिटी बच्चों का ठीक है। ठीक है, अच्छा जी,
तो दुनिया में 1945 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 तक जो लार्जर ट्रांजैक्शंस रही वो किस बुनियाद पर होती रही? बायलैटरलिज्म पर होती रही। क्लियर होगी बात? अब ये है एक टॉपिक से मुराद वन आर्ग्यूमेंट। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया मूव हुई किसकी तरफ? मल्टीलैटरलिज्म की तरफ। तो अब यहां से हमें थोड़ी सी आसानी होनी चाहिए बाय मल्टीलैटरलिज्म को अंडरस्टैंड करते हुए। मोर देन टू स्टेट्स उनका आपस में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के लिए क्या कर लेना? ट्रीटीज कर लेना, आपस में मिलकर एक ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर लेना जो शेयर्ड प्रिंसिपल्स पर हो, जो शेयर्ड वैल्यूज पर हो, जो शेयर्ड इंटरेस्ट्स पर हो सकता है वो शेयर्ड थ्रेट्स को दूर करने के लिए हो। तो मोर देन टू स्टेट्स का आपस में एक ऐसा, इसको लिख लीजिए, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बना लेना, एक ऐसा मैकेनिज्म बना लेना। लेकिन मजे की बात क्या है, जब दो लोग आपस में मैं और आप हैं तो फिर रूल्स कौन तय करेगा जी? मैं और आप तय करेंगे। लेकिन जब 5000 लोग इकट्ठे होंगे तो फिर कौन से रूल्स चलेंगे? दो लोगों के तो रूल नहीं चलेंगे, फिर हमें रूल भी कौन सा बनाना पड़ेगा जी? एक ऐसा चीज चलानी पड़ेगी, कोई पर्सन ओरिएंटेड काम नहीं चलेगा, रूल बेस्ड ऑर्डर। तो ये जो मल्टीलैटरलिज्म है, इट इज बेसिकली रूल बेस्ड इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट्स, रूल बेस्ड connection of the states, rule based transactions between the states, among the states. छोटी सी एग्जांपल, यूनाइटेड नेशन इज अ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, ठीक है? तो उसके क्या है, कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ बेसिक नॉर्म्स हैं, कुछ बेसिक लॉज हैं जो उसकी मेंबर स्टेट्स के बिहेवियर को क्या करती हैं? गवर्न करती हैं। यूरोपियन यूनियन आपके सामने मिसाल है, ठीक है? उसके अंदर जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं? वो उसके अंदर किसी लॉ के तहत, किसी रूल के तहत, किसी मैकेनिज्म के तहत वो क्या है? वो आपस में बाइंडेड हैं, आपस में बॉन्डेड हैं और आपस में इंटीग्रेटेड है। तो ये जो है ना, दो से ज्यादा सोसाइटीज का या कंट्रीज का या स्टेट्स का आपस में क्या कर लेना? कोऑपरेशन कर लेना, इंटीग्रेशन डेवलप कर लेना, बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मल्टीलैटरलिज्म कहते हैं। क्लियर होगी बात? लेकिन इसके पीछे एक और स्टोरी है, वो आपको सुनानी भी है, और ये इंग्लिश एस्से के लिए इससे अच्छी डिस्कशन आपको, यानी अच्छी से मुराद ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूं, अच्छे से मुराद है कि इंग्लिश एस्से एक दो ऐसे हैं जिन पर ये बहस आपको पता होनी चाहिए, वरना आप बड़े फोके फोके और फेक से आर्ग्यूमेंट्स में वो करेंगे। और उसको कहते हैं, ये एक डिबेट है इंसान की जिंदगी में, बल्कि डिबेट तो नहीं है, ये इंसान की जिंदगी का एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसको हम क्या कहते हैं? वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस। जितने भी स्टूडेंट्स यहां बैठे हैं ना, मेरे तमाम बच्चों ने ना दो टॉपिक जरूर पढ़े हुए हैं, बल्कि एक टॉपिक जरूर पढ़ा हुआ है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। आज ना वक्त आ गया कि आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को ना पहले पढ़ते थे विद इन द स्टेट, कि एक, यानी कि लोग रहते हैं, स्टेट ऑफ नेचर है, वो एक हॉब्स वाला याद है, वो एक दूसरे के खिलाफ जंग में क्या है? मुलव्वस हैं, मार रहे हैं, कत्लो गारत हो रही है, और अब हमें क्या बनाना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके आपस में पीस एस्टैब्लिश करना है। इफ यू रिमेंबर, ये बातें याद है ना? ठीक है, मैंने एक दफा बोल भी दिया है, ठीक है, अभी दोबारा भी बोलूं। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का असल जो पीछे चक्कर है वो क्या है? वो एड्रेस किस चीज को कर रही है? वो एड्रेस कर रही है दुनिया में किसको?
वॉर एंड पीस। अगर हम थॉमस हॉब्स जो है उसको पढ़ते हैं तो हमें वो बताता है कि जो इंसान की फितरत है वो कैसी है, वो इगोइस्टिक है, वो कैसी है, वो सेल्फिश है, वो कैसी है, वो ब्रूटल है, वो कैसी है, वो मर्डरस है, वो कैसी है, वो डोमिनेटिंग है, वो कैसी है, वो कंपीटिंग है, वो कैसी है, वो ट्रांसग्रेशन के ऊपर चलती है, वो कैसी है, वो सेल्फिश है, वो कैसी है, वो सेल्फ इंटरेस्ट और इगोइस्टिक असूलों को पूरा कराने के चक्कर में वॉर से, वायलेंस से, कब्जे से बाज नहीं आता। ठीक। और दूसरी बात जो हॉब्स की यहां पर आपको पता होनी चाहिए कि अगर इंसान की इसी फितरत को हम क्या मान लें कि इंसान रहता ही किसके अंडर है, भाई मुआशरा नामी कोई चीज नहीं है, रियासत नामी कोई चीज नहीं है, तो पीछे क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंसान की जिबिलत है। तो अगर इंसान अपनी जिबिलत या फितरत के ही ताबे क्या है, रहना शुरू कर दे, रहना स्टार्ट कर ले, तो फिर क्या होगा, फिर आप सबको पता है लॉ ऑफ जंगल एस्टैब्लिश हो जाएगा, वार ऑफ ईच अगेंस्ट ऑल एस्टैब्लिश हो जाएगी, वार ऑफ ईच अगेंस्ट ऑल जो है वो क्या है, वो एस्टैब्लिश हो जाएगी। और आपको याद होगा कि हमने एक और भी बात की थी कि हॉब्स ने कहा था कि इन द स्टेट ऑफ नेचर, इन द स्टेट ऑफ नेचर देयर इज नो स्पेस फॉर ट्रेड, कॉमर्स, एजुकेशन, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक। यानी कि जहां भी ये वाली दुनिया चल रही होगी वहां सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। जी तैयबा, मैंने ये वर्ड अपने बच्चों को बताया हुआ है, फोर्सेस ऑफ सिविलाइजेशन का। इसका मतलब है जहां ये वाला असूल चलेगा वहां पर दुनिया में आप पीस अचीव नहीं कर सकते। और पीस अलामत है किसकी, तहजीब की, तरक्की की। तो पीस के बगैर दुनिया सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में इंसानियत आगे नहीं बढ़ सकती, शऊर, इल्म, नॉलेज ये नहीं आ सकता अगर आप क्या हैं, अगर आप उसी हॉब्जियन स्टेट ऑफ नेचर में रहते हैं। ठीक है, मेरी चूंकि आईआर जो है वो उधर मैं नहीं जाना चाहता, अगर मैं आईआर पढ़ाता होता, ठीक है, तो मैं आप सबको बताता कि जो आईआर में थ्योरी है ना रियलिज्म की, रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, वो इस बात के बगैर ना समझा जा सकता है और ना समझाया जा सकता है। आप यूं कह लीजिए कि ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, ये सारी की सारी डिस्कशन आईआर में कौन सा स्कूल ऑफ थॉट करता है, रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट समझते हैं। और हॉब्स की बात को गौर से सुन लीजिए। आपको याद है हॉब्स ने कहा था कि हम इक्वल हैं स्टेट ऑफ नेचर में। इक्वल से क्या मुराद था कि जितना मेरे पास कैपेसिटी है ना आपको डैमेज करने की, उतनी ही अगले बंदे के पास कैपेसिटी है मुझे डैमेज करने की। यानी कि एक म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है किसमें, हॉब्जियन स्टेट ऑफ नेचर में, म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव। इसका मतलब है अनार्किक सिचुएशन। हॉब्जियन स्टेट ऑफ नेचर इज अनार्किक सिचुएशन। और सबको सभी से क्या है, खतरा है। तो जब सबको सभी से खतरा है, ठीक है, सब लोग एक दूसरे, बैलेंस ऑफ टेरर बोलते हैं इसको आईआर में, बैलेंस ऑफ टेरर। ठीक है,
बैलेंस ऑफ टेरर। तो क्या करती है रियलिज्म? अब रियलिज्म की डेफिनेशन सुनिएगा। रियलिस्ट पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं दुनिया, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो अनार्किक है। वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? अनार्किक है, उसमें एक अनार्की है। ह्यूमन नेचर जो है वो इगोइस्टिक है, ठीक है, कोई चीज अच्छी नहीं है, सब चीजें क्या है? बुरी है। और स्टेट्स अपने अपने जो सेल्फिश इगोइस्टिक वो होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, सिर्फ उस पर क्या करती है? चलती है। तो अगर आपने इस दुनिया में सरवाइव करना है तो आप अपने वो जो इगोइस्टिक या सेल्फिश इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए ये लोग कहते हैं कि वार जो है ना वो भी क्या है? वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया को देखो, दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। तो अब ये दोनों कंट्रीज जो है ये किस में? बैलेंस ऑफ टेरर की वजह से जंग में नहीं जा रहे, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी टू किल ईच अदर क्या है? सेम है। न्यूट जी डेटरेंस क्रिएट हो जाती। अब फॉलो कर रहे? अब ये बातें आसान लग रही है ना, क्योंकि पीछे आप किसको पढ़ चुके हुए? हॉब्स को पढ़ चुके हो। जिसने हॉब्स नहीं पढ़ा होता, जिसने हॉब्स नहीं पढ़ा होगा, उसको टीचर पहले दिन शुरू ही आईआर की थ्योरी ऑफ रियलिज्म कहां से कराएगा कि स्टेट्स क्या होती हैं? सेल्फिश होती है। तो भाई उससे पहले अगर हमने ये पढ़ा होगा तो फिर वो पढ़ना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब इस सारी बात का मकसद क्या है? अगर हम दुनिया को इसी के मुताबिक चलाते रहे, अगर हम यही अजम्पशन पर दुनिया क्या करते रहे? चलाते रहे, तो फिर दुनिया में हमेशा कौन सी चीज राज रहेगी? वॉर ही रहेगी। और वॉर का मतलब है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब है अनार्की, अनार्की का मतलब है लॉलेसनेस, और लॉलेस का मतलब है जंगल, और जंगल का मतलब है इंसानियत, तहजीब, तरक्की, डेवलपमेंट। ये चीजें बिल्कुल क्या रह गई? बहुत दूर रह गई, बहुत दूर रह गई। अब बात फॉलो कर रहे हैं? अगर हम इसी अजम्पशन पर दुनिया को चलाएं, आज भी देख लो, अगर हर रियासत, अब देखो इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं, अमेरिका ने इराक पर हमला किया, अफगानिस्तान पर हमला किया, रूल्स को इग्नोर किया, लॉज को इग्नोर किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन थी उनको क्या किया? इग्नोर किया, मोरालिटी को क्या किया? इग्नोर किया, इंटरनेशनल लॉ को क्या किया? इग्नोर किया। आज दुनिया में जब भी ये दो जंगों के ऊपर स्टडी होती है ना, या अमेरिका की जो बिहेवियर है उसको स्टडी किया जाता है, तो वापस जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो वापस पता है कहां पर आते हैं? यहां पर आते हैं कि अगर आप दुनिया में इस तरह चलना चाहते हैं कि कोई बंदा दूसरे बंदे के साथ रूल बेस्ड बात नहीं कर सकता, तो वॉर ऑफ ईच अगेंस्ट क्या है? ऑल है। तो फिर आप दावत दे रहे हैं किसको? जंग को, अनार्की को। और यही वजह है कि मुस्लिम वर्ल्ड में और वेस्ट में, या इस्लाम में और वेस्ट में, जितनी ज्यादा नफरत इन दो जंगों ने पैदा की है ना, शायद ही किसी ने पैदा की। ठीक है, क्योंकि आपने पूरे का पूरा मुल्क, उसकी सॉवरेनिटी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद जो प्राइमरी एजेंट है वो कौन है? वो स्टेट है। और वो एक लीगल और सॉवरन क्या है? एजेंट है। वो लीगल और सॉवरन एजेंट है। तो जब आप उसकी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप उसके टेरिटोरियल अपना इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप उसकी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, और आप इंटरनेशनल ऑर्डर के जो रूल्स है उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब है दुनिया किस पर चल रही है? माइट इज राइट पर। यानी कि ये जो डिस्कशन है ये हमें किसकी तरफ ले जाती है? माइट इज। वापस जाओ ग्रीक फिलॉसफी में, वापस जाओ ग्रीक फिलॉसफी में। तो याद है प्लेटो पढ़ते हुए एक फिलॉसफर आया था, उसने डिस्कशन में कहा था कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। वो लिख लीजिए, ये कहानी सारी उधर से ही शुरू हुई है। जी उबैद, इराक वार और अफगान वार की मैं बात कर रहा हूं। इराक वार और अफगान वार, जस्टिस सॉवरेन नहीं तैयबा, जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर नॉट सॉवरेन। जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। तो तब प्लेटो या सोक्रेटिस ने आगे से उसको काउंटर पता है क्या किया था?
कि जानी अगर आप ये कहते हो कि जस्टिस क्या है, जी थेरास्मस जी, जस्टिस किसको मान लिया जाए? इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। इसका मतलब है हम ताकतवर को ये लाइसेंस दे रहे हैं कि आप कमजोर को किसी भी बात पर क्या कर सकते हो, तबाह कर सकते हो, खा सकते हो, उसको मार सकते हो। ये असूल है, ठीक है। तो जब हम इस साइड पे सोचते हैं तो फिर जस्टिस इज इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर बनता है, जिसका अल्टीमेट नतीजा अनार्की और केओस आता है। डन। अब ये था एक आर्ग्यूमेंट। लेकिन इसी दौरान जब हॉब्स लिख रहा था, तो और भी लोग लिख रहे थे। उनमें बहुत बड़ा नाम जॉन लॉक का है, बहुत बड़ा नाम इमैनुअल कांट का है। जी, बहुत बड़ा नाम क्या है? जॉन लॉक का है, इमैनुअल कांट का है। लॉक ने क्या कहा कि नहीं यार, कोई पीस के प्रोस्पेक्ट्स बनाओ। इंसान क्या है? रैशनल है। इंसान की फितरत में क्या है? पीस है, ठीक है। और ये जो स्टेट ऑफ नेचर है, ये उसमें भी कैसे रहता है? ये फ्रीडम के साथ रहता है, ये बराबरी के साथ रहता है। ठीक है। और पीस जो है वो पॉसिबल है। पीस क्या है? पॉसिबल है। जी, पीस क्या है? पॉसिबल है, ठीक है। और इंसान की फितरत ये ऐसी है। डन। अब ये जो बंदा है ना, ये आईआर की एक और थ्योरी है, उसका नाम है लिबरलिज्म। तो इसकी जो बातें हैं ना, वो आईआर की कौन सी थ्योरी? लिबरलिज्म की, उसके साथ मिलती है। अब लिबरलिज्म क्या कहता है? लिबरलिज्म कहता है कि जो स्टेट्स होती हैं उनके दरमियान कोऑपरेशन होना चाहिए। कोऑपरेशन होता है, स्टेट्स आपस में इंटीग्रेट करती हैं, स्टेट्स आपस में शेयर्ड असूलों पर, शेयर्ड प्रिंसिपल पर कनेक्ट होती हैं, और जिसके नतीजे में फिर एक ऑर्डर भी कायम हो जाता है, और दुनिया में पीस भी क्या है? वो पॉसिबल होता है। इंटीग्रेटिव मॉडल है लिबरलिज्म का। इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स, किसी भी तरीके के साथ स्टेट्स आपस में क्या करती है? इंटीग्रेट करती है। तो ये किसकी बुनियाद है? लिबरलिज्म की। आपको यहां एक बड़ी दिलचस्प, जी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल। यहां आपको बहुत आला बात बताऊं, आईआर में लिबरलिज्म का फादर पता है किसको कहा जाता है? किसको? आईआर में वुड्रो विल्सन। और आपको पता है ये कौन है? ये वो बंदा है, अमेरिका का सदर तो है ही है ना, वो तो छोड़ दे। ये वो बंदा है जिसने वर्ल्ड वॉर वन के दौरान, अब जरा हॉब्स वाले उसमें चले जाओ, मेंटालिटी में। किस में जाना है? हॉब्स वाली। तो हॉब्स वाली मेंटालिटी वर्ल्ड वॉर वन में चल रही थी, प्यार मोहब्बत हो रहा था कि जंगें हो रही थी? भाई ग्लोबल जंग हो रही थी, लाखों लोग मर रहे हैं। तो उस टाइम क्या थी? हॉब्सियन स्टेट ऑफ नेचर थी। कत्लो गारत हो रही है, मार पीट हो रही है, एक दूसरे को क्या कर रहा है? मारा जा रहा है। कोई रूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इट इज लॉ ऑफ जंगल, कोई गलत नहीं और कोई। उसके मिडल में इस बंदे को, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। तो इसको क्या सूझी? इसने अपने 14 पॉइंट्स दे दिए। क्या दे दिए? 14 पॉइंट्स दे दिए। और उन 14 पॉइंट्स के नतीजे में दुनिया को एक पहला कमजोर लेकिन
एक मल्टीलैटरल अदारा देखने को मिला। एक मैंने फिर कहूंगा कमजोर, इनइफेक्टिव, येट इट वाज अ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, और वो था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस। स्टूडेंट्स, इन 14 पॉइंट्स का और इस लीग ऑफ नेशन का अगर आप मुझसे पूछें कि सर जी व्हाट इज द सिंगल ऑब्जेक्टिव, तो आई वुड टेल यू कि ये एक कोशिश थी ना 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 लिबरल प्रिंसिपल्स पर। पीछे सोच देखो ना, पीछे ये लॉक वाली जो बात की ये जाया नहीं करनी ना, ये किसी वजह से की है, कंपनी की मशहूरी के लिए नहीं। ठीक, किसी कोई वजह है ना जिसकी तरफ हम किसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसने कहा कि हमें क्या चाहिए, एक ऐसा इदारा चाहिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जो क्या कर सकता है, जो नेशंस को मुख्तलिफ रूल्स के अंदर क्या कर सकता है, बाउंड कर सकता है, बाइंड कर सकता है, यानी कि उनके दरमियान इंटीग्रेशन, शेयरिंग, उनके दरमियान ऑर्डर, उनके दरमियान पीस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, वो क्या करवा सकता है, इंश्योर करवा सकता है। ये देखने को आप पढ़ते क्या हो, लीग ऑफ, लेकिन इसके पीछे अब आपको पता चला कि हर अदारा बनने के पीछे क्या होती है, कोई कोई फिलॉसफी होती है, कोई सोच होती है। ये जो सोच वुडरो विल्सन ने दी थी ना, वुडरो विल्सन ने, ठीक है, इसको बोलते हैं लिबरल इंटरनेशनलिज्म। यानी कि लिबरलिज्म का समझ लें आप एक दूसरा नाम भी रख लें, इस मल्टीलैटरलिज्म का भी आप समझ लो दूसरा नाम है ये। कौन सा? लिबरल इंटरनेशनलिज्म। लिबरल इंटरनेशनलिज्म। लेकिन जिन बच्चों ने यूरोपियन यूनियन का वाला लेक्चर लिया है उनकी सहूलत के लिए भी, और जिन्होंने नहीं लिया उनकी सहूलत के लिए भी मैं आपको बता दूं, ये सारी जो बातें हैं, ये जो वुडरो विल्सन ख्वाहिश कर रहा है 20वीं सदी में कि क्या होना चाहिए, पीस होना चाहिए, एक म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, ये सब आज से नहीं डिस्कस हो रहा था। ये डिस्कस जब से दुनिया में इनलाइटनमेंट आया है, ये तब से ही क्या था, डिस्कस हो रहा था। और इसमें सबसे बड़ा जो आइडिया दिया वो किसने दिया, वो इमैनुअल कांट ने दिया, और वो आइडिया का नाम लिख लीजिए, आइडिया ऑफ परपेचुअल पीस। परपेचुअल पीस, ये मैंने बड़ी डिटेल में यूरोपियन यूनियन वाला जो अपना लेक्चर है उसमें क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। लेकिन इसको यहां थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है फॉर डिफरेंट रीजंस। जी, कांट का ये आइडिया था, अब जरा थोड़ा सा ना इंटेलेक्चुअली और थोड़ा एक्टिव होकर सुनिए। थ्योरी कौन सी आई, लॉक, हॉब्स, रोसो की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या डिस्कशन कर रहे थे हॉब्स की दफा हम, कि उस स्टेट ऑफ नेचर में से निकलने का क्या तरीका है, क्या बनाओ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना के एक स्टेट बना लो, कॉन्ट्रैक्ट करके स्टेट बना लो जो आपको गारंटी दे, किसकी, सिक्योरिटी की, पीस की गारंटी दे। लॉक ने भी क्या कहा जी, लॉक ने भी क्या कहा कि मैं भी क्या बनाऊंगा, स्टेट बनाऊंगा जो हमें गारंटी देगी, किसकी, ए पीसफुल को एग्जिस्टेंस की, सारे लोग अपनी अपनी आजादी को क्या कर सके, एंजॉय कर सके। जब ये डिस्कशन आई ना कि भाई पीस की खातिर क्या बनाई जा सकती है, स्टेट बनाई जा सकती है, यानी कि इंडिविजुअल्स मिलके क्या बनाते हैं, कम्युनिटी, इंडिविजुअल्स मिलके क्या बनाते हैं, किसके थ्रू बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो फिर साथ ये एक और सोच भी आ गई जिसको बाद में बड़े सारे लोगों ने कैरी किया। बर्ट्रैंड रसल उन लोगों में से एक बंदा है जो 20वीं सदी का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। इसी तरह इमैनुअल कांट है, बेशुमार लोग हैं जो आज भी, ठीक है, शायद मैं भी कहीं किसी हद तक इसी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखता हूं कि भाई अगर इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रैक्ट करके पीस ला के क्या बना सकते हैं, एक कम्युनिटी बना सकते हैं, तो व्हाई नॉट कि दुनिया की जो स्टेट्स हैं वो भी तो आपस में कोई कॉम्पैक्ट करके, कोई कॉन्ट्रैक्ट करके
तो कोई ग्लोबल गवर्नमेंट या कोई ग्लोबल पीस का क्या ले सकते हैं, इनिशिएटिव ले। आप बात को नहीं समझ रहे। इंडिविजुअल्स ने मिलकर क्या बनाई, एक स्टेट। अब इंटरनेशनल ऑर्डर में इंडिविजुअल्स की नहीं चलती, किसकी चलती है? और दुनिया में अगर 200 स्टेट्स हैं तो 200 ही क्या है फिर? 200 कॉन्स्टिट्यूशन है, 200 ही क्या है? सिस्टम्स है। 200 ही क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। 200 ही क्या है? सिस्टम्स है। तो मल्टीलैटरलिज्म किसको कहते हैं? स्टेट्स के आपस में क्या होने को, जुड़ जाने को, इंटीग्रेट हो जाने को। भाई ये लीग ऑफ नेशंस बन रही थी तो लीग ऑफ नेशन कोई एक कंट्री तो नहीं था। यूरोपियन यूनियन बनी है तो कोई एक कंट्री तो नहीं है। यूनाइटेड नेशन बने है तो कोई, ताकि पूरी दुनिया की जो नेशंस हैं वो एक ख्वाब अचीव कर सके, किसका? वर्ल्ड पीस का। किसका? वर्ल्ड पीस का। और वर्ल्ड पीस कैसे आएगा? जब जितनी प्रिंसिपल स्टेट्स हैं वो सारी उसमें क्या बनेंगी? पार्टी बनेगी और उस कॉन्ट्रैक्ट की शराइत को आपस में क्या करेंगी? मानेंगी। तो इट इज अ यूटोपियन आइडिया ना कि इंटरनेशनल पीस आ जाना चाहिए ताकि रियासतें आपस में क्या करें? कनेक्ट होती रहे, फ्री ट्रेड हो, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल हो। ये जिसको आप ग्लोबलाइजेशन भी कहते हो किसी हद तक, इसी चीज को आप किसी हद तक क्या कहते हो? ग्लोबलाइजेशन भी कहते हो। क्लियर हो गई बात? इसी चीज को हम किसी हद तक ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी। तो परपेचुअल पीस का आइडिया किसने दिया? कांट ने। और कांट ने भी यही कहा कि दुनिया में वो तमाम कंट्रीज आने वाले दौर में जिनके पास, जो कंट्रीज क्या बन जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बन जाएंगे, वो कंट्रीज आपस में उनके ताउन करने का, जुड़ने का, आपस में, जी, आपस में जुड़ने का, पीस अचीव करने का, इंटीग्रेशन का, यानी कि उनका क्या बनने का? मल्टीलैटरल बनने का जो चांस है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। वजह 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 बड़ी सादा है, क्योंकि उनके दरमियान जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? सेम होंगी। अब यहां मुझे एग्जांपल देनी है आपको, जिसके ऊपर के पूरा लेक्चर डेवलप हुआ है। यूरोपियन यूनियन की क्यों बना? क्योंकि यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर स्टेट्स हैं, जी वकील साहब प्रैक्टिकली छोड़ दें, प्रैक्टिकली नहीं बात हो रही। मेंबर स्टेट्स जो यूरोपियन यूनियन की हैं वो लार्जली क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। अब लिख लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक होने के क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं? तो ये सब आप पोल साइंस के स्टूडेंट हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक का मतलब है कि वहां कॉन्स्टिट्यूशनली सेपरेशन ऑफ पावर होगी, क्योंकि पहले मोनार्क होते थे ना, उनके ऊपर तो सेपरेशन ऑफ पावर होती नहीं थी। बादशाह का दिल करता था जंग लगानी है, लगा देते थे। अब जंग लगाना मुश्किल हो गया है। इसकी एग्जांपल लिखिए अमेरिका की। अमेरिकन सदर जंग का ऐलान नहीं कर सकता। अमेरिकन सदर जंग का ऐलान नहीं कर सकता। आपने पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में पावर्स पढ़ी होंगी अमेरिकन प्रेसिडेंट की। पावर टू डिक्लेयर द वॉर रेस्ट विद द अमेरिकन कांग्रेस, अमेरिकन पार्लियामेंट। इसका मतलब है आज, पहले जंग लगाना एक बंदे के कंट्रोल में था, और जब आपने पावर को क्या कर दिया? शेयर कर लिया, डिफ्यूज कर दिया, डेमोक्रेटाइज कर दिया, तो वो ताकत एक बंदे से निकल के किसके पास चलेगी? एक इदारे के पास चलेगी। और वो इदारा है कौन? वो अवाम का क्या है? नुमाइंदा है, अवाम का रिप्रेजेंटेटिव है। यानी कि अमेरिकन कांग्रेस इज एक्चुअली अमेरिकन पार्लियामेंट, एंड अमेरिकन पार्लियामेंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द अमेरिकन पीपल। तो इसका मतलब है जब तक अमेरिका में मेजोरिटी लोगों का कंसेंसस नहीं हो जाएगा, अमेरिका खामखा दूसरे दिन जंग में, तो अमन के रास्ते में ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि ताकत को निकाल के हमने एक बंदे से किसके हाथों में दे दिया। तो आज जर्मनी, एक जमाना था जर्मनी जब वर्ल्ड वॉर 1-2 में बैठा हुआ था, तो जर्मनी का जंग का ऐलान कौन कर रहा था? हु वाज डिसाइडिंग कि जंग करनी है या नहीं करनी? ओनली वन मैन शो। इटली का कौन डिसाइड कर रहा था? वन मैन शो।
आज पूरे यूरोप में ये ताकत अफराद से लेकर मुंतखब इदारों को दे दी गई। ये कब पॉसिबल हुआ? जब सेपरेशन ऑफ पावर आया। क्लियर हो गई बात जी। नंबर 2 लिखिएगा, रूल ऑफ लॉ। तो आप सबको पता है कि जो मॉडर्न जमहूरियत है ये आने से पहले रूल ऑफ लॉ नहीं था, रूल ऑफ पर्सन था। रूल ऑफ लॉ नहीं था, रूल ऑफ पर्सन था। तो रूल ऑफ लॉ में और रूल ऑफ पर्सन में क्या फर्क है कि अगर पाकिस्तान या अमेरिका का सदर जाती किसी चपकलेश में चला गया कि नहीं नहीं तो मैं छड़ांगा नहीं, तो वो जंग लगाने का ऐलान करता भी है, तो विद इन द अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम जो रूल ऑफ लॉ के चेक्स हैं वो उसके ऊपर क्या है, वो लग जाएंगे। उसको लॉ के बाहर जाके एक्ट करने नहीं दिया जाएगा। तो अगेन जो जंग लगाने का जुनून है वो वहीं पर क्या हो जाएगा, वो डिफ्यूज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? और जब एक कंट्री भी रूल ऑफ लॉ पर यकीन रखता हो और दूसरा कंट्री भी रूल ऑफ लॉ पर यकीन रखता हो, तो फिर दोनों चीजें क्या हो जाती हैं, उनके दरमियान रिश्ते सेट करना क्या होता है, इजी हो जाए। यानी कि जब आप भी जमहूरियत पर यकीन रखते हो, मैं भी जमहूरियत पे, जब आप भी आजादी पर यकीन रखते हो, मैं भी, तो हमारे दरमियान इंटीग्रेशन होना वो क्या है, आसान। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, ये लेक्चर चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है, मेरी किसी मजबूरी की वजह से मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि मार्च वाले जो बच्चे हैं ना उनका टाइम ये नहीं था। तो जिन बच्चों को ना अभी भी जो है ना वो जहमत हो रही है ना क्लास में बैठते हुए, तो मैं जनाब को अपने आपके उधर जाके तो रिकॉर्डिंग दूंगा, लेकिन प्लीज ये एक एक करके निकलने की कोई जरूरत नहीं है। जिनका कीमती टाइम है या जिनको लग रहा है कि वो फंस गए, वो मेहरबानी करें वो एक ही दफा डिसाइड कर ले, क्योंकि इधर ना बड़ी वो होती है, टीचर को ऐसे लगता है कि यार मैं ना कोई फजूल काम कर रहा हूँ, और बच्चे जो है ना वो उन्होंने बड़ा टाइम निकाला। तो जिन बच्चों को मैंने पहले ही कह दिया था कि जो अवेलेबल नहीं हो सकते, टाइमिंग का मसला है, मैं आपको जनाब के लिए रिकॉर्डिंग जो है वो पहले ही कर रहा हूँ। समझ आ रही बात? ठीक है, ये बड़ा मसला है। इधर रिकॉर्डिंग नजर आती नहीं है, इधर लोगों को जो है ना वो सारे जरूरी काम पड़ जाते हैं, किसी का नेट भी खराब हो जाता है, किसी को काम भी पड़ जाता है। तो ये जो भी करने ना आपने, आप एक ही दफा कर लें, ताकि फिर मैं अपना जो काम कर रहा हूँ ना वो कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलें जी, ये बड़ा एक नफ्सियाती मसला है। ठीक है, अगर एक चीज हमें अवेलेबल ना हो तो हम टांग पे खड़े होके भी काम कर लेते हैं ना, और हमें पता लग जाए ना जहां पे हमारी सांस निकलती है। ठीक है, समझ आ रही बात की? हमारी थोड़ी सी सांस निकलती है, हम फिर अगले बंदे को कहते हैं भाई पीछे हट जाओ तुम। ठीक है, तुम कौन और मैं कौन, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। ठीक है ना जी, क्लियर होगी बात? क्या बात हो रही थी? सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज। जी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। एक ही बंदा ना 40 साल बैठा रहे, क्या ख्याल है? वो इतना फिर अपने आप को गॉड फील करना शुरू कर देता है, किंग फील करना शुरू कर देता है। वो कहता है ठीक है फिर चुप के रखो काम। तो मुंतखब हुकूमत आएगी, उसको पता होगा कि हम एक जिम्मेदार हुकूमत है, हमने लोगों को क्या देना है, जवाब दो। अब यहां सिंगल पॉइंट एजेंडा ले ले, सिंगल पॉइंट, और वो ये है कि जो दुनिया की वो है ना यूरोपियन यूनियन के बनने के पीछे, यानी कि मल्टीलैटरलिज्म के आने के पीछे जो असल वजह थी, यानी कि हम ये तो कह देते हैं कि मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है, स्टेट्स का आपस में क्या कर जाना, जुड़ जाना। लेकिन किस तरह की स्टेट्स का आपस में जुड़ना क्या होता है, ज्यादा आसान होता है, ज्यादा पॉसिबल होता है जिनके दरमियान शेयर्ड वैल्यूज होती हैं, जिनके दरमियान शेयर्ड जो है वो डिस्कशन, शेयर्ड वैल्यूज होती हैं, शेयर्ड नॉर्म्स होती हैं, शेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल आइडियल्स होते हैं। तो आज आप एक छोटी सी मिसाल ले लें, यूरोपियन यूनियन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। इसका मतलब है दुनिया के 28 से 30 मुल्कों ने क्या कर लिया, एक सिंगल डेफिनेशन के ऊपर अपनी जिंदगी को चलाना शुरू कर दिया, एक सिंगल लॉ। तो वापस आओ जरा, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद कौन था प्राइमरी एक्टर, और हर स्टेट का अपना क्या होता था,
ला, ये क्या हो गया? ये तो हम कह रहे हैं कि पूरे यूरोपियन यूनियन का क्या बन गया? ला बन गया। और सिर्फ ला नहीं बना, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट भी बन गई, यूरोपियन यूनियन का क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट वो भी बन गया, यूरोपियन यूनियन का पूरा वीजा भी एक हो गया, करेंसी भी एक हो गई, और एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना पता कितना आसान है। आपने सिर्फ लंदन से टिकट लेनी है बैठ के, लो जी फ्रांस को ट्रेन जा रही है, मैं उस पर बैठना है, आपके पास अपना आईडी कार्ड या जो भी चीज है वो होनी चाहिए, आप वहां से किधर चले जाएंगे? फ्रांस, फ्रांस से आप आगे चले जाओ जर्मनी, जर्मनी से बेल्जियम, बेल्जियम से कहीं और, कहीं और पता लगे महीने में आप पूरा यूरोप जो, इतने सॉफ्ट बॉर्डर्स आ गए। ये एग्जाम्पल है कांट के उस ख्वाब की जो उसने देखा किस सूरत में? परपेचुअल पीस की सूरत में। यूरोपियन यूनियन उस ख्वाब की ताबीर है जो लॉक ने देखा कि इंसान या स्टेट्स क्या होती हैं? रैशनल होती हैं। स्टेट या इंसानों के दरमियान क्या है? पीस होता है। इन स्टेट्स और इन अपना इन इंडिविजुअल्स आपस में एक दूसरे की बराबरी का भी एहतराम करते हैं और एक दूसरे की आजादी का भी एहतराम करते हैं। भाई यूरोपियन यूनियन तब तक नहीं बन सकता था जब तक आप ये ना मान लेते कि तमाम रियासतें क्या हैं? आजाद और खुद मुख्तार है और उनको अपनी अपनी जिंदगी जीने का हक है। और लेकिन जितना उनका हक है उतना ही हमारा भी हक है। और आप जब तक ये तस्लीम ना कर लेते कि इंसानों के दरमियान राइट्स में क्या है? इक्वालिटी है। इज्जत में क्या है? इक्वालिटी है। ये सब चीजें यूरोपियन यूनियन के चार्टर में, और सिर्फ यूरोपियन यूनियन नहीं, अब मैं आया हूं मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर, कि मल्टीलैटरलिज्म कहते ही इस चीज को है कि स्टेट्स का आपस में क्या होना, वो जो पहली डेफिनेशन बताई थी, कनेक्ट हो जाना, जुड़ जाना, एक दूसरे के साथ शेयर्ड असूलों पर इंटीग्रेट हो जाना, और आपस में कॉमन रूल्स क्रिएट कर लेना, कॉमन नॉर्म्स क्रिएट कर लेना, कॉमन रूल्स क्रिएट कर लेना, ताकि स्टेट्स के दरमियान इंटीग्रेशन क्या रहे? आसान रहे। किस किस चीज की इंटीग्रेशन लिख लीजिएगा? ट्रेड की, कॉमर्स की, वैल्यूज की, इंस्टीट्यूशंस बन गए। जी, इंस्टीट्यूशंस बन गए। जी, पीस के लिए। जी, इसकी एग्जांपल्स और ये सारा कुछ जो है, आपको पता है ना, लीग ऑफ नेशन क्या हो गई थी? फेल हो गई थी। अगर ये फेल ना होती तो वर्ल्ड वॉर टू ना होती। तो वर्ल्ड वॉर टू के होने का मतलब ही क्या है? क्योंकि इसमें जो क्रिटिक्स हैं वो इल्जाम देते हैं कि जो इटली था, जर्मनी था, ये लोग मल्टीलैटरलिज्म को, पीस को, इस लिबरलिज्म को वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। और कुछ ज्यादतियां इधर से भी हुई, जैसे कि लीग ऑफ नेशंस में, या ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो हुई, जिसने वर्ल्ड वॉर वन को क्या किया? खत्म किया। तो उसने जर्मनी को ना ऐसे ट्रीट किया ना कि बस फिर ये दुश्मन है और इसको क्या कर दो, यानी कि विक्टिम बनाने की कोशिश की। तो जब भी आप किसी को विक्टिम बनाने की कोशिश करते हैं ना, फिर वो अगला बंदा जो है ना उसको क्या करता है। और इसी इसी माहौल में फाशिज्म ने और नाजिज्म ने भी जन्म लिया। मैंने भी याद है फाशिज्म वाला लेक्चर, पहली बात क्या की थी कि फाशिज्म इज एंटी लिबरल आइडियोलॉजी। फाशिज्म इज एंटी लिबरल आइडियोलॉजी, नाजिज्म इज एंटी लिबरल आइडियोलॉजी। वजह, क्योंकि उस टाइम जो पीछे लोग कर रहे थे ना, काम कर रहे थे, वो कौन से असूलों पर कर रहे थे? तो ये जो रियलिस्ट होता है ना कोई भी, या फाशिस्ट होता है, वो इन ये बातें सुन के पता क्या कहता है? वो लगता है जैसे कुछ शायर शायरी कर रहा है, कि कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो कि पीस आ सकता है, शेयरनेस आ सकती है, कॉमननेस हो सकती है ये चीजें। और याद होगा फाशिज्म का वो पॉइंट कि वो कहते थे वर्ल्ड पीस इज कॉवर्ड्स ड्रीम। If you remember, world peace is coward's dream and world peace is not possible. World peace is coward's dream and world peace is not possible. क्लियर हो गई बात? ठीक है, डन हो गया जी। तो ये सारी जो डिस्कशन है, ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद
दुनिया ने दोबारा क्या किया, उसी लिबरलिज्म को, उसी लिबरल इंटरनेशनलिज्म को अपने लिए सोल्यूशन निकाला कि भाई अगर हम उसी हॉब्सियन जो वो है, क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ नेचर है, अगर उसी के मुताबिक चलते रहे तो फिर तो इस तरह दुनिया में हम तहजीब और तरक्की की तरफ तो जा ही नहीं सकते। और इसकी अलामत सुन ले, और इसका एक इशू सुन ले कि क्या कहा कि जनाब अगर हम यूं ही चलते रहेंगे तो फिर डिस्ट्रक्शन जो है वो हमारा फ्यूचर है। और आप देख लीजिए 20वीं सदी के जो पहले 45 साल है, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2, आप उनकी कैजुअलिटीज देख ले, आप उनकी जो वो क्या कहते हैं जो तबाही हुई वो देख ले। यूरोप, जो कि आज यूरोपियन यूनियन की मिसालें हम दे रहे हैं, यही यूरोप था। इन्होंने एक दूसरे को मार मार के, काट काट के, ठीक है, एक दूसरे का क्या बना दिया, दरगत बना दी। नहीं, वो तो अब की बात है ना, हम वर्ल्ड वार 2 के आसपास चल रहे हैं। तो दुनिया ने फिर क्या सोचा कि आगे जो सोल्यूशन है दुनिया का वो यही है, वो इंटीग्रेशन में है, वो कनेक्टिविटी में है, वो शेयरनेस में है, ठीक है। और ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने की जरूरत है जो रूल बेस्ड हो, जी, जिनमें इंटीग्रेशन हो, ताकि ट्रेड, जी नूर खान, आपका सवाल ये है कि यूरोपियन यूनियन के अगर इतने ही फायदे हैं तो फिर ब्रेग्जिट क्यों हुआ। आप ना सिर्फ 70 को साल आगे चल रही हैं नूर, आप सिर्फ 70-80 साल आगे चल रहे हैं, ठीक है। अभी पीछे आए ना, अभी तो यूरोपियन यूनियन बन रहा है, या ये अभी तो हम इसकी तरफ आ रहे हैं ना कि ये चीजें, मल्टीलैटरलिज्म ने दुनिया में किया क्या क्या ना, हुआ क्या क्या, वो बाद में देखेंगे कि मल्टीलैटरलिज्म को चैलेंजेस कौन से आ रहे हैं, फेलियर कौन सा आ रहा है, ये तो डिस्कशन बाद की बनती है ना। हाँ जी, जी अभी जरा एक लिस्ट बना लीजिए इदारों की, ठीक है जी। भाई वर्ल्ड बैंक बना अब ये देखिएगा, इसके असरात देखिएगा, 1944 में 3 कॉन्फ्रेंसेस के नाम लिख लें, 3 कॉन्फ्रेंसेस के नाम लिख लें। पहले ब्रेटन वुड्स, जी ब्रेटन वुड्स, याल्टा कॉन्फ्रेंस और सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। जी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। 65 तक स्टूडेंट आ गए हैं 75 से, वेरी नाइस, ठीक है। जितना ज्यादा आप मिस ट्रीट करेंगे ना, इंशाल्लाह आप उतने ही अच्छा मिस ट्रीट होंगे भी, ठीक है जी। तो ये तीनों कॉन्फ्रेंसेस जो है ना, ये इस मल्टीलैटरलिज्म को प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन में बदलने का क्या था, एक अरेंजमेंट था, एक एग्रीमेंट। यानी कि ये जितने भी इदारे बनेंगे, ये सारा कुछ जो वर्ल्ड वार 2 के बाद होना है, वो ज्यादातर किसने डिटरमिन करना है, इन तीनों कॉन्फ्रेंसेस ने करना है। फॉर एग्जांपल आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। तो ये या जो मॉडर्न इकोनॉमिक लिबरल ऑर्डर है, ये सारे का सारा बना ही कहां पे, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। इसको ब्रेटन वुड मॉडल भी कहते हैं। जो बच्चे थोड़ी बहुत रीडिंग करते हैं, ठीक है, उनको पता है कि इसको कहते ही क्या है, ब्रेटन वुड मॉडल कहते हैं। डन होगी बात, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इनका नतीजा देखिएगा कि मल्टीलैटरलिज्म अपने पीक पर आने लगी है, यानी कि स्टार्ट होने लगी है। तो पहला इदारा कौन सा बना, वर्ल्ड बैंक 1944 में, आईएमएफ 1944 में, जी आईएमएफ 1944 में, यूएन बना 1945 में, जी 1945 में, जी। उसके अलावा एक और इदारा है ह्यूमन राइट्स, जो यूएन का
ह्यूमन राइट्स वाला एंगल है। 1946 में जी 1946 में, इसी तरह आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1946 में, जी उसके बाद गैट GATT जो बुनियाद बना बाद में WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जी जेनरली एग्रीड ट्रेड एंड टैरिफ के जो असूल हैं, गैट GATT 1946 47 सॉरी 1947, जी उसके बाद WHO 1947, जी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961, जी उसके बाद UN इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, UN इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जी 1972, जी UN वो तो लिख लिया ना ह्यूमन राइट्स वाला, जी UNHR ट्रू। जी अब आपको नजर आ रहा है क्या क्या हो रहा है, एक पूरी इंटीग्रेशन की एक माइंडसेट, एक वेव जो इंटरनेशनल ऑर्डर में वो चल रही है। इसी तरह बहुत सारी ट्रीटीज भी हुई जो रीजनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर चलती रही, ठीक है, जैसे कि सीटो है, सेंटो है, जी इसके अलावा फिर, जी इसके अलावा फिर क्या हुआ, इसके अलावा कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनना शुरू होंगी दुनिया में वक्त के साथ साथ। EU बना, OIC बनी, बाद में फिर अभी करते 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 सार्क, SCO, जी ये तमाम जो रीजनलिज्म, इसको बोलते हैं रीजनलिज्म, रीजनल इंटीग्रेशन, जी ECO बिल्कुल ऐसे ही है, देयर आर मल्टीपल, जी नेटो कुछ मिलिट्री के वो भी हुए, क्या कहते हैं पैक्ट्स हुए, जैसे कि नेटो है, यस ये मैं भूल गया, जी वार्सा पैक्ट है, वार्सा पैक्ट, जी अभी बिल्कुल ब्रिक्स बन रहा है और बड़ा कुछ हो रहा है, देयर आर अभी ये चीजें चल रही हैं। अब आपको समझ आइए मैंने शुरू में क्या कहा था कि स्टूडेंट क्या करता है, वो इनके सिर्फ क्या तैयार करता रहता है कि कब बनी, कितने मेंबर स्टेट है, एजेंडा क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये सब कुछ जो है ये इसको समझे बगैर समझ में नहीं आ सकता। क्लियर होगी बात, इस सारी डिस्कशन को स्टूडेंट्स कहते हैं मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है, मल्टीलैटरलिज्म। अब आइएगा लिखिएगा कंपोनेंट्स ऑफ या एलिमेंट्स ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। एलिमेंट्स ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, जी पहला एलिमेंट लिखिएगा वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या इसका दूसरा नाम लिख लें ट्रीटीज, या इसका तीसरा नाम लिख लें कि दुनिया एज अ कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स,
सोशल, याद है पीछे डिस्कशन हो चुकी है, इंडिविजुअल्स ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करके स्टेट बनाया और स्टेट्स ने कॉन्ट्रैक्ट करके क्या बना लिया, कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स। ठीक है जी। तो कोई भी जो ट्रीटी होती है, जैसे यूएन चार्टर है, तो वो क्या है, वो ग्लोबल सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। यूएन चार्टर क्या है, ग्लोबल सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो ग्लोबल एक ट्रीटी है और वो कोशिश है एक किसकी, दुनिया को एक कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स बनाने की। जी, अब इसकी एग्जांपल लिख लीजिएगा। जी, अब इसकी एग्जांपल लिख लीजिएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। यूएन चार्टर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल लॉ, मल्टीपल ट्रीटीज, ये बनी। तो ये क्या थे, ये वो कोशिश थी मल्टीलैटरलिज्म की, है, टू डेवलप अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट अमंग द स्टेट्स, ताकि एक पीस आ सके, ताकि एक इंटीग्रेशन हो सके, ठीक है, ताकि वार के चांसेस को क्या किया जा सके, कम से कम किया जा सके। नंबर 2, इगैलिटेरियनिज्म। इगैलिटेरियनिज्म, स्टूडेंट्स, मल्टीलैटरलिज्म तब तक नहीं आ सकता या तब तक ये एक मुकम्मल आइडिया के तौर पर नहीं बन सकता जब तक हम इंटरनेशनल ऑर्डर में जो तमाम स्टेट्स हैं वो 3-4 चीजों पर यकीन न कर लें कि भाई इंटरनेशनल दुनिया में ना, अगर आपने मल्टीलैटरलिज्म पर चलना है ना, तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको रेसिप्रोकल राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर चलना पड़ेगा। अगर आप दुनिया का अमन तबाह करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फिर यू मस्ट एक्सेप्ट द पेनल्टीज एज वेल। जैसे क्लाइमेट चेंज की एग्जांपल है, जो कंट्रीज जितना ज्यादा क्या करते हैं, कार्बन एमिट करते हैं, जो जितना ज्यादा उसका पार्टिसिपेंट होते हैं, उनको फिर बाद में आपको पता है ना वो देना पड़ता है, वो फंड भी देना पड़ता है, उसका एक टिपिकल नाम भी होता है, अभी मेरे ज़हन से स्किप हो रहा है, ठीक है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कार्बन कुछ होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, वो जी सीबीआर, वो आपको करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप न्यूक्लियराइजेशन पर जा रहे हो, न्यूक्लियर स्टेट बन रहे हो, तो फिर आपको ये भी देखना है कि दुनिया में ट्रीटीज भी हो चुकी हैं जो न्यूक्लियर टेस्ट बैन को क्या करती हैं, हैम्पर करती हैं। तो अगर आप उनको क्या करते हैं जी, अगर आप जी अगर आप उनको क्या करते हो, वायलेट करते हो, तो फिर यू मस्ट एक्सेप्ट द पेनल्टीज है वेल। दूसरी चीज जो आपको इस चीज में लेकर चलनी है, वो ये लेकर चलनी है कि आपको जो स्टेट्स हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, उनकी सॉवरेनिटी की, उनके जो भी वो है क्या कहते हैं उसको, उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और नंबर 3, आपको ये देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल जो मसाइल हैं उनके इस्तेमाल के लिए आपको पाबंदी लगानी पड़ेगी अपने आप के ऊपर कि फोर्स का इस्तेमाल हमने नहीं करना। देखो ना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या पर्पस था कि एक रियासत को ताकत के इस्तेमाल से रोकना, सही, ताकि आपस में रोज जो मामलात है वो जंगों की बुनियाद पर तय ना हो। तीसरा असूल लिख लीजिए जी, दुनिया ने मैकेनिज्म्स बनाए, इनके बगैर नहीं एग्जिस्ट हो सकता, मैकेनिज्म्स टू रिजॉल्व डिफरेंस। तो दुनिया में 2 ही तरीके हैं डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के, या आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बैठ जाएं, उनके लॉज को, उनके रूल्स को तस्लीम कर लें। दुनिया ने कुछ तरीके इंट्रोड्यूस कराए हुए पीसफुल को एग्जिस्टेंस के, पीसफुल पीसफुल जो है वो क्या उसको बोलते हो आप, रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म, जैसे डिप्लोमेसी है, आर्बिट्रेशन है, आईसीजे है, ठीक है, ये वो चीजें हैं जो दुनिया ने वो असूल तय कर लिए हैं, वो मैकेनिज्म बना लिए, ठीक है, जो हमने क्या करने, फॉलो करने हैं। अगर उधर नहीं करोगे आप, तो फिर आपके पास चौथी ऑप्शन क्या रह जाती है कि आप जंग की तरफ चले जाओ, ऐसा ही है ना। तो ये मल्टीलैटरलिज्म का एलिमेंट है
कि दुनिया को ऐसे मैकेनिज्म्स पर चलना है जिनसे हम आपस के डिफरेंसेस को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और चौथी चीज, ये सबसे अहम पॉइंट है कि अब आपने किसी एक सिंगल जो स्टेट है, सिंगल स्टेट, उसकी फोर्स की पावर को, मोनोपोली ऑफ वायलेंस को है, उसकी फोर्स को या पावर को आपने इतना नहीं पागल होने देना कि वो दुनिया पर हमला ही कर दे। यानी कि एक बंदा जो है या एक रियासत जो है, अच्छा बंदा जब कहते हैं ना इंटरनेशनल वर्ल्ड में, तो उसका मतलब स्टेट ही होता है, ठीक है। तो जो एक स्टेट है उसकी पावर को आप इतना वाइडर नहीं होने दे सकते कि वो इंटरनेशनल पीस को ही क्या कर दे, तबाह कर दे, वो सारे मल्टीलैटरल जो अरेंजमेंट है उसको क्या कर ले, तबाह कर ले, ठीक। तो इसके लिए क्या किया गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी डेवलप हो गया, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का, जी यूरोपियन यूनियन का जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो भी डेवलप हो गया है। एनपीटीजी अपना न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी आ गई जी। इसी तरह आप देखो ईयू है, ईयू का कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो दुनिया में कहीं भी जो वायलेशंस हैं वो उनको ओवरटेक करता है। एनपीटी है, गॉट इट। हजारों चीजें ऐसी हैं जो आज एग्जिस्ट करती, ठीक है। और ये जो असूल है, ये जो मल्टीलैटरल अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये दुनिया में चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अब जरा लिख लें कि इसको चैलेंजेस कहां कहां से आए हैं। जैसे कि वो पहले किसी बच्चे ने, अब मुझे नाम भूल गया, पता नहीं किसने सवाल पूछा था, नूर ने, हाँ। अच्छा आयशा, बच्चे आपने 6 दफा टाइप किया कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। अगर आप एक दफा गूगल पे टाइप कर लेते ना, ठीक है, तो रेसिप्रोकल का मतलब आपको समझ आ जाना था। वोकैबुलरी की क्लास नहीं है। रेसिप्रोकल का मतलब है जो एक दूसरे की तरफ म्यूचुअली होते हैं, रेसिप्रोकल। यानी कि आपके मेरे तरफ जो राइट्स हैं वो मेरी क्या है, ड्यूटीज हैं, और आपकी जो ड्यूटीज हैं वो मेरे क्या हैं, राइट्स हैं। यानी कि एक दूसरे के साथ हमने क्या है, रेसिप्रोकल, बाहमी, म्यूचुअल तरीके से चलना, ठीक। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। इन्होंने सवाल पूछा था कि सर ब्रेक्जिट हो गया और आप तो यूरोपियन यूनियन की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की बड़ी क्या दे रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये चक्कर है। तो अब जी कुछ फैक्टर्स लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा जो पंगा है ना वो ट्रेड का है, क्योंकि जो ब्रेटन वुड मॉडल है ना, जिसके तहत वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बना, या जिसको आप ग्लोबलाइजेशन कहते हो, वो सारी पॉलिसी दुनिया चलती रही है अभी तक भी न्यू लिबरलिज्म के ऊपर, ठीक है। अब न्यू लिबरलिज्म के, जी न्यू लिबरलिज्म के नतीजे में हुआ क्या कि आईएमएफ जैसे इदारे बन गए और कहा गया फ्री ट्रेड होगी। लेकिन आप सबको पता है कि न्यू लिबरलिज्म ने दुनिया में एक इनइक्वालिटी क्रिएट कर दी है। जो वेल्थ है वो ग्लोबल साउथ से ग्लोबल नॉर्थ की तरफ क्या हुई है, शिफ्ट हुई है। मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस, एमएनसीज, इनकी ग्रोथ हुई है और ये इतनी ताकतवर हो गई हैं कि बड़े बड़े सॉवरेन कंट्रीज बेचारे इनके तरले कर रहे होते हैं कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आ जाओ। इसी तरह आईएमएफ जैसे जो इदारे हैं वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों की खारजा, अपना जो खारजा पॉलिसी है उसकी सिंगल हैंडेड पेन बन जाते हैं।
वो हमारे जैसे सॉवरन कंट्रीज की जो फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं उनको डिक्टेट करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो न्यू लिबरलिज्म करती है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री को कहती है कि ये जो आपके इदारे हैं ना, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्टेट और एसओईज कहते हैं इनको, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, पीआईए, रेलवे, ठीक है, स्टील मिल, इनको एसओईज कहते हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। तो इकोनॉमी को आप क्या कर देते हो, प्राइवेटाइज कर देते हो। तो मुल्क में दो तरह के इदारे बच जाते हैं, बनते, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। स्लोली एंड ग्रेजुअली जो पब्लिक इदारे होते हैं इनको कमजोर किया जाता है और प्राइवेट इदारों को मजबूत किया जाता है। और जब ये इतने कमजोर हो जाएं कि ये लॉस करना शुरू हो जाए, जैसे कि पाकिस्तान के अभी इदारे क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, तो आपको पता है ना, एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है जो न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट पर मुश्तमिल है। वो कहते हैं कि इन इदारों को ठीक करने की बजाय हमें इनको क्या कर देना चाहिए, प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। हमें इनको क्या कर देना चाहिए, प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है स्कूल प्राइवेटाइज, हेल्थ प्राइवेटाइज, हर चीज की क्या हो जाएगी, प्राइवेटाइज। तो जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, वो किधर जाएगा? जो अभी डॉक्टर, एक्सरे, गोली, टीका 10 रुपए में, 100 रुपए में, 2 रुपए में अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, वो फिर जब इकोनॉमी हर चीज प्राइवेटाइज हो जाएगी तो वो कहां जाएगा? ठीक है। तो जब ये डिस्कशन चल रही है दुनिया में, तो फिर सबसे पहले जो चीज क्वेश्चन होती है वो ये होती है कि ये जो आपने इदारे बनाए थे ना मल्टीलैटरलिज्म के नाम पर, ये बेनिफिट शेयर्ड नहीं है। आप इसके बेनिफिट कौन ले रहे? मल्टीलैटरलिज्म को क्या होना था, इंक्लूसिव, कि सबका फायदा हो। लेकिन पिछले सालों की जो प्रैक्टिस है, क्रिटिक्स कहते हैं कि ये इंक्लूसिव नहीं चल रही ट्रेड, ये क्या चल रही है, एक्सक्लूसिव चल रही है। कुछ कंट्रीज और कुछ कंपनियां वो ग्रो कर रही हैं, किसके नाम पर, छोटे कंट्रीज के नाम पर, लोगों को एक्सप्लॉइटेशन करके, ये करके। एक ये बहुत बड़ा मसला, ये इतना बड़ा मौजू है कि ये इटसेल्फ एक मौजू है, यानी कि इस पर एक मुकम्मल लेक्चर भी रखा जा सकता है। आगे चल के कभी आप कहेंगे तो मैं एक लेक्चर जो है वो लाइव भी रख लूंगा, फिर यूट्यूब पे भी डाल दो, पूरा लेक्चर बनता है न्यू लिबरलिज्म के ऊपर। इतनी ये बड़ी पॉइंट बात है। दूसरा पॉइंट, आपने कहा था कि शेयर्ड वैल्यूज होंगी, शेयर्ड पॉलिटिकल ऑर्डर होगा, लेकिन आपने क्या किया, आपने दुनिया को डेमोक्रेसी लोगों के ऊपर मुसल्लत करना शुरू कर दी। आपने फोर्स किया डेमोक्रेसी को दुनिया के ऊपर। अफगानिस्तान इसकी एग्जाम्पल है, इराक इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है, मिडल ईस्ट, अरब स्प्रिंग वो इसकी एग्जाम्पल है। आपने वहां हवा दी लोगों को, आपने लोगों को, वो लोग जो बेचारे जिनको पता तक नहीं था चीजों का, आपने उनको जमहूरियत के पापड़ बनाए, 15 साल हो गए जंग में डुबा दिया, और उससे आप माल भी बना रहे हो, ठीक है। हेजमनी के थ्रू, हेजमनी के थ्रू आपने दुनिया पर एक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी करने की कोशिश की। आप ये भूल गए कि ये 200 जो मुल्क है ना, ये 200 मुख्तलिफ कल्चर्स हैं। आप ये भूल गए कि ये 2 मुख्तलिफ डीएनए के लोग हैं, ये 200 मुख्तलिफ तरह की हिस्ट्री के लोग हैं। तो इनका सियासी निजाम एक नहीं हो सकता, लेकिन आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की, ठीक है। तो फिर ये चीज नहीं चलेगी, समझ आ रही बात की। उसके बाद तीसरा बड़ा वाकया, 9/11 एंड वॉर ऑन टेरर। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है। निगाहें थी दहशतगर्दी के ऊपर, निगाहें थी दुनिया से, दुनिया को टेरर फ्री बनाने की। नॉम चॉम्स्की कहता है कि वॉर ऑन टेरर इज इटसेल्फ अ वॉर, हाउ कैन इट बी अ वॉर ऑन टेरर? सही है। आपने जंग का जवाब किससे दिया, जंग से दिया, जंग का जवाब जंग से दिया, ठीक है। तो उसके नतीजे में आपने क्या किया, आपने दुनिया को ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का एक ऐसा बैटल ग्राउंड दे दिया
कि उस पर किताबें किताबें पूरी पूरी रिपोर्ट्स भी लिखी गई हैं, लेकिन अभी भी वो मैयर नहीं हो पा रहा कि कितना बड़ा डैमेज आपने किया। आपने इस्लाम और वेस्ट उसके दरमियान नफरत का वो बीज बो दिया, शिद्दत पसंदी को जन्म दिया आपने। आज एक बगदाद का बच्चा उठता है, वो इस्लाम से खुद मुसलमान है वो, लेकिन वो नफरत में एथियस्ट हो जाता है, और एथियस्ट होकर वो इतना रेडिकल हो जाता है कि वो स्वीडन में कुरान को आग लगा देता है, और उसकी वजह से आधी मुस्लिम उम्मा जो है वो बेचारी जो है वो एक पहले ही टॉक्सिक है, ऊपर से और टॉक्सिक हो जाते हैं। आजकल देख रहे हैं ना थोड़ा। सही। चौथी चीज, दुनिया में आप ही के अपने सिस्टम के अंदर एक बीमारी आ गई जिसका नाम क्या था? पॉपुलिज्म था। और उन्होंने, पॉपुलिज्म वालों ने अपने जाती एजेंडा पूरा करने के लिए है, उन्होंने कहा ये मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है भाई, ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? कुछ नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप की यूएन की स्पीच का पहला सेंटेंस क्या था? कि इट इज द डेथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट इज द एंड ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। कौन सी मल्टीलैटरलिज्म है? हर स्टेट के अपने मफाद होते हैं, हर स्टेट, हमने ठेका नहीं उठाया हुआ दुनिया का, ठीक है? तो उस चक्कर में फिर ब्रेग्जिट भी हुआ, उस चक्कर में अमेरिका मल्टीलैटरल इदारों से भाग भी गया। नेफ्टा उसकी एक एग्जांपल है, याद है ना? ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप सब भाग गए थे। ठीक है। और दूसरी बात, जब आप मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हो ना, या ग्लोबलाइजेशन की बात करते हो, तो हम फिर बात करते हैं एक ग्लोबल आइडेंटिटी की, ग्लोबलाइजेशन की। लेकिन आप ये भूल गए, या हम ये एनालिसिस में भूल जाते हैं कि हर कौम जो है उसने ओरिजिनली स्टेट बनाई ही क्यों थी? वाई? क्योंकि वो कहते थे कि हमारा जो कल्चर है वो दूसरों से क्या है? जुदा है। तो एक रियासत दूसरे से अलग हुई ही क्यों? क्योंकि उनकी अपनी क्या थी? कल्चरल आइडेंटिटी थी, उनकी अपनी नेशन की बुनियाद थी। तो ये जो दौर जिसमें मैं और आप रह रहे, ये दौर है राइज ऑफ हाइपर नेशनलिज्म का, अल्ट्रा नेशनलिज्म का। यानी कि जो आपकी ग्लोबल आइडेंटिटी है वो कमजोर हो रही है, और जो नेशनलिस्टिक आइडेंटिटीज है वो क्या है? वो क्रिएट हो रही है। क्रिएट तो पहले ये रीसर्फिसिंग हो रही है, मजबूत हो रही है। सही है। और उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे जो इदारे हैं, इनकी इनइफेक्टिवनेस, ठीक है, अमेरिका को इराक वार से ना रोक पाना, अफगानिस्तान वार से ना रोक पाना, फलस्तीन इशू को रिजॉल्व ना करा पाना, इराक अपना कश्मीर इशू को रिजॉल्व ना करा पाना, या दुनिया में जिधर जिधर भी पावर पॉलिटिक्स होती है उधर उधर यूएन का बैंड हो जाना। और सबसे बड़ी बात, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो की पावर है, इसको लिख लीजिए कि सम आर इक्वल, सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। जी, सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। अच्छा, ये जो ग्लोबल वो है ना रिसेशन वाला पॉइंट 2008 वाला, वो अलहदा भी लिख सकते हो आप, और इसमें भी डिस्कस कर सकते हो। यार मैंने कहा है ना, ये इतना बड़ा मौजू है ना कि आई मीन आई इवन आई, मेरे जैसा नालायक आदमी, आई कैन स्पीक फॉर लाइक आवर्स एंड आवर्स। ठीक है जी। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, दो हजार आठ। तो वीटो पावर में आपने क्या किया? आपने कहा ये 5 कंट्रीज जो है ना, ये जब चाहें किसी भी इशू के ऊपर हां कर दें, जब चाहें जिसके इशू के ऊपर। और इन कंट्रीज ने, आप सबको पता है कि अपनी वीटो पावर को डेमोक्रेटिकली और मल्टीलैटरली यूज नहीं किया, बल्कि जो अपने बायलैटरल मफादात होते थे
उसको पूरा करने के लिए, खुश करने के लिए क्या किया, इस्तेमाल किया। यानी कि इनमें से कोई एक भी कह दे कि वीटो हो गया तो बस खत्म हो गई बात। सही। तो वो जो आपका ख्वाब था पीस का, बैलेंस ऑफ पावर का, वो स्ट्रगल कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो गया, क्योंकि इसकी एक अदर साइड भी है, मल्टीलैटरलिज्म की एक अदर पॉजिटिव साइड भी है, कि अभी तक दुनिया में कोई बड़ी जंग नहीं हुई 70 सालों में। सही। कोई म्यूचुअल बायलैटरल जंगें अब पहले से क्या हो गई हैं, कम हो रही है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल जुहेल, कोविड की भी बात हो सकती है। बिल्कुल, कोविड ने भी एक दफा जो आपकी नेशनलिज्म है, नेशनल आइडेंटिटीज है, उनको पावर में लाया, और जो मल्टीलैटरल या ग्लोबलाइजेशन थी उसको थोड़ा क्या किया, वीक किया। आई मीन देयर इज अ लॉट व्हिच वी कैन डिस्कस। क्लियर होगी बात। तो आई होप कि अब जो है वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 कोई भी सवाल कल को आपको पॉलिटिकल साइंस में देता है, ठीक है, तो इंशाल्लाह ये वाला जो लेक्चर है ये काफी हद तक आपकी मदद भी करेगा और आपको क्लैरिटी भी देगा। किताबें मैंने शेयर कर दी हैं, अभी मैं मैसेज कर देता हूं, तो आप लोग प्लीज जो है उसमें से जो